नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सीएसआई नेट फिजिकल साइंस जून 2025 एग्ज़ाम के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, तो जो लोग भी अपना जो एग्ज़ाम है जून 2025 का देने वाले हैं, तो आपको अपने एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपकी वीडियो है सबके लिए है। जैसे कि आपने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो भी आपके लिए वीडियो है। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का वेट कर रहे हैं, तो देर मत कीजिए, इस पूरी वीडियो को देखिएगा और आप अपनी जो प्रिपरेशन है आज से ही स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको अपना जो प्रिपरेशन है उसको करने में अपनी जो एक तरह से सिलेबस है, आपका जो एग्जाम पैटर्न है, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, उन सबको समझने में थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो की मदद से। ठीक है, तो सब कुछ एकदम डिटेल में हम बात करेंगे, हर एक चीज़ हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा जिससे कि आपको हर चीज़ अपने एग्जाम के बारे में पता चल सके, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए जिससे कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिससे कि उन लोगों तक भी ये जो स्ट्रैटेजी है पहुंच जाए, वो भी अपने एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकें। ठीक है, और वीडियो अगर आपको बढ़िया लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस देखते हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनी होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, हमारा जो एग्जाम है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप वैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ऑब्वियस सी बात है आपको अपने एग्जाम का जो सिलेबस है वो बढ़िया से पता होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो हम जानते हैं हमारा जो सिलेबस होता है इसमें काफ़ी सारा जो सब्जेक्ट है वो देखने को मिलता है। जैसे कि आपका मैथमेटिकल फिजिक्स हो जाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी हो जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स हो जाता है, आपका थर्मोडायनेमिक्स एंड जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है वो हो जाता है। ठीक है, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाता है, फिर आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स हो जाता है, फिर आपका न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स हो जाता है। ठीक है, तो वैसे तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारा जो सिलेबस है काफ़ी लेंदी है, काफ़ी वाइड है। इसमें आपको समझिए कि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है। हम अगर थोड़ा सा एकदम बढ़िया से स्मार्ट वे में पढ़ाई करें तो हमें अपने हर चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना जो सिलेबस है 60 to 70% भी ख़त्म करके बढ़िया रैंक ला सकते हैं। हम अपना जो जीआरएफ है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या होगा गाइस, हमें अपने एग्जाम का जो सिलेबस है वो जानना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो मैथमेटिकल फिजिक्स है, हमारा जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो ईएमटी है, जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स है, जो भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो टॉपिक मेंशन है उनको उसी लेवल तक पढ़ना है जितना आपके एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा गाइस, हम अगर सिलेबस की बात करें, सिलेबस हमें पहले अपना देखना होगा, हर एक टॉपिक को पहले पढ़ना स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो अगर हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो टॉपिक को उसी लेवल तक पढ़ना है जिस लेवल तक हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो अब कैसे पता चलेगा, जैसे कि कोई भी आप टॉपिक देख रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड अपने एग्जाम में जाइए, अपने एग्जाम के पेपर्स को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए और उसमें देखिए कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, फिर आपके कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे ज्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो हमें सबसे पहले पता लगाना होगा। ठीक है, तो इससे ये फायदा होगा कि हमें अपना सिलेबस जब पता रहेगा तो हम उसी की मदद से अपना जो प्रीवियस पेपर है वो एनालाइज कर पाएंगे। हमें अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, जो आपके रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जिससे कि हमारे मार्क्स आसानी से बन सकते हैं, जो कि हमें क्वालिफाई करने में मदद करेगा, वो हमें यहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस है उसको जानना बेहद जरूरी है। लेकिन सिलेबस को जानने से पहले कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो जानना जरूरी है। इसकी हमारा जो सीएसआई नेट फिजिकल साइंस एग्जाम है
इसका जो पैटर्न होता है, पेपर में कितने पार्ट होते हैं, कितने आपके हर पार्ट में क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चंस पे कितने सही मिलते हैं, मतलब अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो कितने मार्क्स वहां पे सही होने पे मिलेगा, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो वहां पे कितने मार्क्स आपके गलत होने पे काटे जाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस में जाने से पहले आप अपने एग्जाम का जो पैटर्न है वो जानिए, पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का पेपर होता है, ये सब कुछ हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको अपने एग्जाम्स में थोड़ा सा जैसे जैसे आप एंटर करेंगे, जैसे जैसे सिलेबस की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे पैटर्न की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे आप अपने प्रीवियस पेपर को एनालाइज करेंगे, टॉपिक्स के बारे में पता चलेगा, तब आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें सिलेबस जानना जरूरी है, प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करना जरूरी है, हमारे जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानना जरूरी है, तभी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होगा और आप अपने सिलेबस की तरफ आगे बढ़ पाएंगे और अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो आपका पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, हमें अपने सिलेबस को बढ़िया से जानना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने तो आपको बोल दिया कि आपका जो सिलेबस है वो आप समझेंगे, जानेंगे, अपना जो पैटर्न है उसको समझेंगे, तो सब कुछ तो आपका हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपने एनालाइज कर लिया है। ठीक है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो उन सब टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना जो एक स्टडी प्लान है वो क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें आपका जो प्लान है किस हिसाब से होना चाहिए गाइस, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक है, हम अगर अपने मैथमेटिकल फिजिक्स से ही बात करें, कोई भी एक टॉपिक उठाते हैं, तो उस टॉपिक में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। जैसे कि कोई भी टॉपिक है तो टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ थियरी देखने को मिलती है, फिर जो भी आपका थियरी है थोड़ा सा अगर डिटेल में हुआ तो वो डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा, उससे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो उसके फॉर्मूलाज होते हैं, तो ये सब चीजें हमें पहले जाननी पड़ेंगी। ठीक है, फिर जो भी आपने थियरी पढ़ा, जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो भी आपने फॉर्मूला पढ़ा, उनसे रिलेटेड अब अपने क्वेश्चंस पे नजर मारना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, सैंपल क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं, वो हम देखेंगे। अगर हम उनको सॉल्व कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे हमारे दिमाग में उनके फॉर्मूलाज भी घुसने स्टार्ट हो जाएंगे, हमारा कॉन्सेप्ट है वो भी आपको धीरे धीरे लर्न होने लगेगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक जो जो आप धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, उन एक एक टॉपिक से रिलेटेड अपने जो भी पेपर में क्वेश्चंस आ रखे हैं उसको भी साथ में ही सॉल्व करना आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपको ये इंतजार नहीं करना है कि मैं पहले एक बार सारा सिलेबस खत्म कर लूं उसके बाद प्रीवियस पेपर पे जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर आपको प्रिपरेशन के दौरान थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको लगे कि मतलब इतना मैंने पढ़ लिया, इतना मेरे से हो पा रहा है, तो आपको साथ में ही कोई भी आप टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, उस कंप्लीट किए हुए टॉपिक का जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन है वो भी आपको साथ में सॉल्व करते रहना है, और कम से कम 10 साल के जो पेपर के क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करते रहना है। ठीक है, अगर मैं एक मैट्रिक्स की ही बात करूं, मैट्रिक्स आप पहले पूरा कंप्लीट करेंगे, जो भी उसके फॉर्मूलाज हैं, जो आपके थियरी हैं, जो भी उसके एप्लीकेशंस हैं, जो उससे रिलेटेड सैंपल क्वेश्चंस हैं, वो आप पहले वहां पे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आपका सारा टॉपिक क्लियर हो गया तो आप क्या करेंगे, आपके जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं उन पे आप नजर डालेंगे, उनको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फिर उनको सॉल्व करते टाइम कहीं पे आपकी कमी कोई दिख रही है, कोई ऐसा पार्ट है जहां पे आपको प्रॉब्लम बार बार फेस करने को पड़ रही है, उस पर आप फिर से फोकस करेंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या, आपको अपनी जो कमजोरी है वो पता चल जाएगी और आप अपनी कमजोरी पे काम कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि होता यही है कि हमें जो टॉपिक्स आते हैं वो तो हम कभी भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो वीकनेस होती है, हमारी जो कमजोरी होती है, कोई भी टॉपिक जिसमें हम बार बार फंस रहे हैं, वही हमें एग्जाम में भी फंसा देता है। तो इसीलिए हम साथ में ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, साथ में ही अपने क्वेश्चंस में जो कमी होगी, जो हमारा पार्ट कमजोर होगा, जिसपे हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, वो हम साथ में ही करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको अपने स्टडी प्लान में ध्यान रखना है कि हमारा जो टॉपिक है एक एक करके धीरे धीरे करता रहना है, हमें जो अपने प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है वो भी अपने सॉल्व करते रहने हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि हमारे जो टॉपिक्स आप कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे कि आपको कम से कम 5 to 6 आवर्स की स्टडी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर आप रेगुलर 5 से 6 घंटा पढ़ाई करते हैं तो ये आपके लिए इनफ है, लेकिन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, थोड़ा सा स्मार्ट वे में आप 3 to 4 घंटा भी देते हैं, 3 से 4 घंटा भी अगर आप देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इतने में भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई और काम नहीं है, अगर आप स्टूडेंट हैं, एकदम फ्री हैं, तो 5 to 6 आप ये फॉलो करिए। ठीक है, इससे यही फायदा होगा
कि आपकी जो रैंक है और ज़्यादा आएगी। अगर आप 3 to 4 आवर्स पढ़ते हैं तो इसमें भी ठीक ठाक रैंक आ जाएगी, 3 to 4 आवर्स में भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, JRF पा सकते हैं। लेकिन मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा जो अपनी रेपुटेशन है वो हाई करना चाहते हैं, ठीक है, बढ़िया रैंक ला के अपना एक टारगेट रखना चाहते हैं, तो वो आप 5 to 6 आवर्स की प्रिपरेशन में कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 to 6 आवर्स की जो प्रिपरेशन है या फिर 3 to 4 आवर्स की जो प्रिपरेशन है, अपने अकॉर्डिंग जो अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर मान लीजिए स्टूडेंट है, तो उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो पैटर्न है वो तो सबको ही फॉलो करना है। जैसे कि आपने कोई भी थ्योरी पढ़ा, जो भी आपने रिवीजन करना है वो डेली के डेली आपको रिवीजन भी करते चलना है, ठीक है। अगर आप 5 to 6 आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं तो मान लीजिए 3 to 4 आवर्स, ठीक है ना, 3 to 4 आपका क्या होगा, आपको वहां पे सब कुछ पढ़ना है, थ्योरी कंप्लीट करना है, जो भी अपने क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करते रहना है। लेकिन याद रखिएगा जो भी ये चीजें आप पढ़ रहे हैं उनको रिवीजन भी करते रहना पड़ेगा, ठीक है। आपने जो 3 to 4 आवर्स जो पढ़ाई करी है उसको लास्ट के आप 1 से 2 घंटा जरूर देखी दीजिएगा, ठीक है ना, जिससे कि आपने जो टॉपिक्स कंप्लीट किए रहेंगे वो आपके बार बार दिमाग में वो रिकॉल होता रहेगा। अगर आप 1-2 घंटा उसी दिन नहीं दे पा रहे हैं तो मान लीजिए 3 to 4 आवर पढ़ाई कीजिए, 1 घंटा और बढ़ा लीजिए इसमें, मतलब एक एक दिन आप गैप करके भी रिवीजन कर सकते हैं, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आपका जो माइंड है वो कितनी चीज़ों को एक बार में स्टोर कर सकता है, आपको कितने दिन में रिवीजन की जरूरत पड़ती है, तो ये सबका अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि सुबह पढ़ेंगे शाम तक भूल जाएंगे, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि आज पढ़ा तो कम से कम 2 दिन याद रहता है। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे जो अपना स्ट्रैटेजी है वो फॉलो करते रहना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि आप अपनी जो माइंड की एक तरह से कैपेबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग ये फॉलो करिएगा, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आप पढ़ाई करिए, जो भी अपने टॉपिक से खत्म करिए, थ्योरी पढ़िए, फॉर्मूलाज पढ़िए और उनका रिवीजन आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कब आपको रिवीजन करना ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन रिवीजन इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। कोई भी आप टॉपिक पढ़िए, बार बार उसको रिवाइज करते रहिए, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं वो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाने चाहिए और हर तरीके के जो क्वेश्चंस वहां से बन सकते हैं वो आपको वहां से जरूर सीखने हैं, ठीक है। तभी आपका जो एग्जाम है बढ़िया जाएगा, तभी आप अपने एग्जाम को वहां पे क्रैक कर पाएंगे गैस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें गैस, जैसा कि मैंने आपको बोल दिया कि हर चीज़ आपको तो फॉलो करनी है, पैटर्न फॉलो करना ही है, आपका स्टडी प्लान होना ही है, ठीक है ना। तो मैंने जैसे आपको बोला कि थ्योरी वेरी जो भी हम बात कर रहे हैं, फंडामेंटल्स हम वहाँ पे अगर करेंगे, फंडामेंटल से फोकस करेंगे, ठीक है ना, जो बेसिक्स हैं वो आप अगर ध्यान रखेंगे ना गैस, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। वैसे तो फंडामेंटल्स आप फोकस नहीं करेंगे तो समझिए कि कुछ नहीं होने वाला है। जो भी आप थ्योरी पढ़ेंगे, जो भी अपने कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो कुछ अगर एडवांस हो गए तब तो समझिए कि आपके वो बस के बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो भी उसके फंडामेंटल्स हैं, जो आपके बीएससी लेवल पे हैं, जो आपके एमएससी लेवल पे हैं, ठीक है, उन सबको थोड़ा सा टाइम दीजिए, उन पे फोकस कीजिए, चीज़ों को समझने में वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसीलिए स्टडी प्लान में आप अपने एडवांस जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्योंकि सीएसआई नेट का सिलेबस इतना बेसिक नहीं है, तो अगर आप डायरेक्ट एकदम टू द पॉइंट सिलेबस पे जाते हैं तो याद रखना है कि बार बार जो छोटी छोटी चीज़ें आएंगी वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है कि एक किसी क्वेश्चन में ना कोई सेंटेंस यूज़ कर दिया, कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर दिया जो कि आप उसका मतलब ही नहीं जानते हैं, तो वो सब आपको फंडामेंटल से ही सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप बेसिक्स अपने क्लियर करके रखेंगे, एमएससी बीएससी लेवल पे जो भी अपने छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट थे उनको ध्यान रखेंगे, तो आपके जो सीएसआई नेट लेवल के जो एग्जाम हैं उनमें जो क्वेश्चन हैं उनको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। तो इसीलिए अपने फंडामेंटल्स को थोड़ा सा स्ट्रांग रखना है। ये अगर आप स्ट्रांग रखेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, तभी आपकी जो थियोरी है वो समझ में आएगी, आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो समझ पाएंगे, अपने जो कुछ फॉर्मूलाज है वो तभी आप याद रख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा गाइस कि आप ना बहुत एडवांस लेवल की चीज़ों को याद कर लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसी में आप गलती कर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अगर एक सिंपल इंटीग्रेशन की ही बात करूं, अगर मैं आपको एडवांस लेवल का इंटीग्रेशन दे दूं, हो सकता है कि 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी भी जो चीज़ें हैं वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आप ध्यान दीजिए कि आपकी जो वीकनेस है वो क्या है, ठीक है। हो सकता है कि आपसे डिफ्रेंसिएशन भी ना हो रहा हो, और हो सकता है कि आपको पर डेविएशन आ रहा हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर पर डेविएशन आ रहा है और आप अपना इंटीग्रेशन ही ना कर पाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर डेविएशन आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर पर डेविएशन थ्योरी की बात करें तो वहां पे हमें इंटीग्रेशन यूज करने जरूरी होते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला आपके जो फंडामेंटल्स है कुछ भी हो सकते हैं, हो सकते हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज ना पता हो, तो ये ट्रिग्नोमेट्री भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके जो
बेसिक फॉर्मूलाज हैं, अपने एंगल से रिलेटेड, अपने साइन 3x का एक फॉर्मूला है, वो भी कई बार हमारे एग्जाम्स में यूज हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे भी हमें फोकस करना पड़ेगा। अब फंडामेंटल कुछ भी हो सकता है, 12th लेवल का भी फंडामेंटल हो सकता है, आपके बीएससी लेवल का भी हो सकता है, एमएससी लेवल का भी हो सकता है। ठीक है, तो हर एक जो चीज़ है आपके पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछने में यूज हो रही है, जो भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा रहा हो, वो कहीं से भी बिलोंग करता हो, वो हमें कवर करना बेहद ज़रूरी है। अदरवाइज हम बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को याद रखते ही रह जाएंगे। हमें हो सकता है कि डिफ्रेंसिएशन में गलती हो जाए हमसे। ठीक है, हमें हो सकता है कि कहीं पे कोई एंगल पूछ दिया जाए, हम वहीं पे वैल्यूज गलत कर जाएं, या फिर एंगल तो वैसे भी मान लीजिए कैल्सी होता है तो हम यूज़ कर लेंगे वहां से, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, जैसे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको नहीं पता होगा, तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वैसे बहुत लोग तो जानते ही हैं, लेकिन कई बार जैसे कि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन आप भूल गए, अपना लॉग का इंटीग्रेशन भूल गए, लॉग एक्स कोई वैल्यू है, ठीक है ना, ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो कि हमें हमेशा फंसा देंगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि आपको अपने फंडामेंटल्स पे फोकस करना जरूरी है, नहीं तो यही जो फंडामेंटल्स हैं आपके एग्जाम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, आप वहीं पे फिर फंस जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है, हमें जो भी चीजें देखनी है एकदम फंडामेंटल से ही शुरू करना है, उसके बाद अपने सिलेबस पे आगे बढ़ना है, धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें गाइस, हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी अपनी थियरी पढ़ रहे हैं, जो भी अपने कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जो भी उनके जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सैम्पल क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो सब हम अपने स्टैंडर्ड बुक्स से कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो कहीं की भी हो सकती हैं। अगर आप इंग्लिश बढ़िया समझ पा रहे हैं, आपको लैंग्वेज सारी समझ में आती है इंग्लिश वाले, तो आप फॉरेन लैंग्वेज की भी जो बुक है, ठीक है ना, फॉरेन राइटर्स की भी जो बुक है वो आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप अपना देख सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल तक पढ़ सकते हैं तो फॉरेन राइटर से आप स्टार्ट कीजिए। लेकिन अगर एकदम आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो याद रखना है कि हमें अपनी जो प्रिपरेशन है, जो अपनी बुक्स हैं, वो इंडियन ऑथर की बुक से ही स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक बार आप वहाँ से जो बेसिक लैंग्वेज में ना जो कॉन्सेप्ट है वो सीख जाएंगे, फिर आप किसी भी एडवांस लैंग्वेज की जो बुक है वो आप पढ़ेंगे तो आपको हर एक टॉपिक बढ़िया से समझ में आएगा, क्योंकि आपको जो बेसिक्स है वो पता है, तो वो आपको हमेशा हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है कि हमें जो अपने स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो भी फॉलो करनी है, लेकिन अपने लैंग्वेज की जो एक तरह से बोल सकते हैं समझ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप बढ़िया लेवल की बुक समझ सकते हैं तो अपने फॉरेन जो बढ़िया लैंग्वेज वाली बुक्स है वो फॉलो करिए, एकदम एडवांस लेवल की बुक्स फॉलो कीजिए। लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए तो ऑब्वियस सी बात है, बेसिक से शुरू कीजिए, उसके बाद अपने जो एडवांस लेवल की बुक्स हैं, जो अपने फॉरेन राइटर्स की बुक्स हैं, आप उधर जाइएगा, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा, तभी आप अपनी चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम बहुत बार देखेंगे गाइस, हमारे पास जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, हमारे बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स से भी उठाए जाते हैं। ठीक है, जो भी आप स्टैंडर्ड बुक्स की जो एक्सरसाइज देख रहे हैं वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए, जो ऑप्शन बना के दिए जाते हैं, वो स्टैंडर्ड बुक्स के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो जाते हैं, या फिर जो वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, एग्जाम्पल्स वाले जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो भी वहाँ से उठा लिए जाते हैं। बस ये कि वहाँ पे आपका सिंपल सॉल्यूशन वाला पैटर्न होता है, यहाँ पे एमसीक्यू बना दिया जाता है। तो इसीलिए हमें अपनी जो बुक्स हैं वो भी फॉलो करती रहनी पड़ेंगी, जिससे कि हमें अपने टॉपिक्स के बारे में डिटेल में सब कुछ पता चल सकता है, और अपना जो क्वेश्चन है वो हम पता लगा सकते हैं कि हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस वहाँ पे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें गाइस, कुछ आपके जो स्टडी मेथड्स हैं, ठीक है ना, जिससे कि आप इफेक्टिवली एकदम यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि आपको अपने एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जो भी अभी तक हमने चीज़ें बात करी, हमने सब कुछ बोला कि आपको फॉलो करना है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये चीज़ें भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए आपको शॉर्ट नोट्स भी ज़रूरी है। आपको अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं वो बनाइए, या फिर अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में बढ़िया नोट्स बनाने हैं वो भी बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना कि शॉर्ट नोट्स अलग बनाना है, आपका लॉन्ग नोट्स अलग बनाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में जैसा आप समझ सकते हैं डिटेल में बनाना है, डिटेल में बनाइए, जिससे कि आप लास्ट में रिवीजन करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको नोट्स बनाने बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है, क्योंकि लास्ट में जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो आप पूरा बुक से खोज खोज के नहीं पढ़ सकते, आपके पास नोट्स रहेंगे, तुरंत आपका रिवीजन हो जाएगा, तुरंत आपको बस अपने क्वेश्चन से उनके साथ प्रैक्टिस करनी रह जाएगी। ठीक है, नहीं तो अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो लास्ट में फंसे रहेंगे कि अरे यार ये वाला टॉपिक यहाँ से मैंने पढ़ा था, फिर से उसको आप स्टार्टिंग से करेंगे। क्योंकि जो भी आप बुक्स पढ़ते हैं उसका सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका
एक पेज का थ्योरी है तो उस पूरा एक पेज में हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो आपने पढ़ाई के दौरान मान लीजिए 20 लाइन वहां से पढ़ा था, 10 लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो वो सब चीज़ें फिर लास्ट में नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें नोट्स को भी बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको जो नोट्स है साथ ही साथ बनाते रहने पड़ेंगे, तभी आपका जो प्रिपरेशन है बढ़िया हो पाएगा। मैंने तो आपको अभी बोला कि मतलब हमारे जो सैम्पल क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज है, जो अपनी प्रैक्टिस है, वो साथ ही साथ अपने टॉपिक से रिलेटेड करते रहना है, जिससे कि हमें लास्ट मोमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हमारा रिवीजन है वो हम लास्ट मोमेंट पे आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो सैम्पल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते रहना है। फिर आपको क्या करना है गाइस, अपने जो डाउट्स हैं वो आपको क्लियर करके ही चलना पड़ेगा। मैंने आपको बोला कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो आपके फंडामेंटल्स हैं, जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, अगर आप उनसे रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम है, जो वीकनेस है, अगर आप उस पर फोकस नहीं करेंगे तो आपको लास्ट में वही प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। आप अगर एग्जाम के 2 दिन पहले अगर कुछ पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है कि आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम फंस जाएं, तो फिर आप सोचते ही रह जाएंगे। आपका जो डाउट्स है वो आपका बहुत टाइम वेस्ट कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी आपके पास टाइम है तो उस पर फोकस कीजिए, उस पर टाइम दीजिए, तब आपके लिए एग्जाम में बढ़िया रहेगा। वहां पे कोई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट नहीं होगी और अपने एग्जाम को आराम से आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें गाइस, मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि हमें अपने जो प्रीवियस पेपर हैं वो भी प्रैक्टिस करते ही रहने हैं। ठीक है ना, वैसे तो टॉपिक वाइज मैंने बोला था, लेकिन जब आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो पूरा एक बार आप फाइनल एक पेपर मान के आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो तो हो गया, मान लीजिए आपने कवर कर लिया, सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब कुछ खत्म हो जाने के बाद आप एक बार, जैसे कि जून 2025 का आपका जो पेपर होने वाला है, तो दिसंबर 2024 वाला जैसे पूरा पेपर एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जून 2024 का जो पेपर एक बार एक पेपर मान के आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो उससे एक अलग इंपैक्ट पड़ता है। उससे आपका टाइम मैनेजमेंट आप वहां से सीख पाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपके प्रीवियस पेपर हैं उनको बार बार एक सिंगल पेपर मान मान के, हर एक साल वाला जो पेपर है सिंगल पेपर एक प्रैक्टिस सेट मान के आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट वहां पे सीख पाएंगे। फिर आपकी क्या क्या वीकनेस है, ठीक है ना, वहां पे फिर से आपको पता लगेंगे। हो सकता है कि जो आपका रिक्वायरमेंट है, आपको 3 घंटे में इतने क्वेश्चन करना है, हो सकता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, भले आपके सारे सिलेबस से रिलेटेड जो भी चीज़ें आ रही हो, तो ये भी आप अपने जो प्रीवियस पेपर है उनकी प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस हमें अपने प्रीवियस पेपर का एक साथ भी करना चाहिए। टॉपिक वाइज करिए, वो लेकिन खत्म हो जाए तो बाद में एक बार आप एकदम स्टार्टिंग से 10 साल के जो पेपर है वहां से शुरू कीजिए। मतलब कम से कम 17-18 पेपर होंगे तो उनको आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। एक एक करके अगर आप उसको करेंगे वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। फिर हमारे लिए समझिए कुछ रह नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आप मैनेजमेंट के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, सब कुछ अगर आपका हो जाता है तो फिर लास्ट में जो चीज बचती है वो आपका मॉक टेस्ट बचता है। ठीक है, ये जो आपके मॉक टेस्ट है आपको अपने एग्जाम का एक तरह से जो पैटर्न है वो समझाने में मदद करेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप ऐसे कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हैं, कितने भी प्रैक्टिस टेस्ट आपने देख रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट आपने कितने भी ऑफलाइन जैसे पेपर पे होता है वो आपने कितना भी अटेम्प्ट कर लिया, वो फर्क नहीं पड़ता है। जो ज्यादा फर्क डालती है वो लास्ट में मॉक टेस्ट ही होता है। ठीक है, तो वैसे तो प्रीवियस पेपर आप एनालाइज करेंगे तो वैसे ही आपका जो टाइम मैनेजमेंट है आप यहाँ से सीख पाएंगे। लेकिन एट द एंड आप अगर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते जाएंगे, ठीक है ना, तो आपको ये पता चलता रहेगा कि आपको जो एक एग्जाम है उसमें कैसा प्रेशर देखने को मिलता है। वो आप वैसा एक माहौल बना के वहां पे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते रहिएगा। ठीक है, एक फिक्स टाइम रख लीजिएगा, उस टाइम पे आपको डेली जो अपना एग्जाम है वो अपने हिसाब से देना है। ठीक है ना, जो आपका मॉक टेस्ट है उसको एकदम एग्जाम मान के ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो इससे हमें काफ़ी फायदा होगा। हमें अपनी जो कमजोरी है, जो अपने डाउट्स हैं, वो हम सब यहाँ से पता लगा सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा गाइस, हमारे पास ना जो भी मॉक टेस्ट हैं इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे होंगे उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वैसे तो जो आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो आप रिवीजन में रखिए, लेकिन ये आपको फोकस करना होगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है ना, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना आपका टाइम लग रहा है, या फिर आप जैसे पूरा का पूरा जो मॉक टेस्ट है वो लिमिटेड जो आपका टाइम दिया गया उसमें आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सब कुछ आपको वहाँ पे ध्यान देते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो मॉक टेस्ट है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें ये भी याद रखना है कि इस मॉक टेस्ट आप कई तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप शुरू में सब्जेक्ट वाइज जो आपके मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट करिए, फिर जब आपका सारा सब्जेक्ट वाइज जो मॉक टेस्ट है वो खत्म हो जाए तो उसके बाद में आप अपने जो फुल लेंथ टेस्ट है वो आप अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी होता है जिससे कि सब्जेक्ट वाइज आप अपनी जो प्रिपरेशन होती है उसको आप एनालाइज कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं कि
ये सब्जेक्ट मेरा ठीक है, वो वाला सब्जेक्ट मेरा सही नहीं है, तो उस पर फोकस आप बार बार अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इनसे यही फायदा होगा कि जो आपका टाइम है वो थोड़ा सा मैनेज हो पाएगा। और थोड़ा सा ये भी याद रखिए ना गाइस कि टेस्ट तो मान लीजिए अलग चीज़ है, ठीक है ना, टेस्ट से आप अपना टाइम मैनेज करते हैं, प्रैक्टिस से करते हैं, लेकिन वैसे भी रियल लाइफ में भी आपको टाइम वेस्ट फालतू में नहीं करना है, ज़्यादा फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा सा टाइम को मैनेज करिए एकदम इफेक्टिव तरीके से, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें, बढ़िया से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, उम्मीद है आपको अपने एग्जाम में इन सब चीज़ों से हेल्प मिलने वाली है। ठीक है ना, इसको फॉलो करिए बढ़िया से। अगर आप अपना अपना जो सिलेबस है बढ़िया से फॉलो करते हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है एकदम बढ़िया से एग्जाम को क्रैक करने में, CSR नेट एग्जाम को क्रैक करने में या फिर JRF को क्रैक करने में। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यही अपनी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है आपको अपने एग्जाम के लिए फॉलो करनी है। ठीक है, और गाइज अगर हम अपने कोर्सेज के बारे में बात करें, आप अगर चाहें तो हमारा जो कंप्लीट कोर्स है CSR नेट फिजिकल साइंस जून 2025 के लिए और दिसंबर 2025 के लिए कंप्लीट कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आपको जो हमारा एप्लीकेशन है राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स वो डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर कॉमेंट सेक्शन में हमने पिन कर दिया है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पे डायरेक्टली आप जाके परचेज कर सकते हैं अपने इस कंप्लीट कोर्स को जून 2025 के लिए और अपने दिसंबर 2025 के लिए। ठीक है, और हमारा जो दिसंबर 2025 एग्जाम है, जून 2026 एग्जाम है, उसके लिए हम हाल ही में लाइव बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हमारा जो एप्लीकेशन है डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको कोर्सेज के बारे में सब कुछ वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो बढ़िया लगी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।